पूर्ण काम के लिए उपलब्ध होना है। थोड़ा सोचने के बाद वासु ने तय किया कि पश्चिमी साम्राज्यों के खिलाफ उग्रसेन सैनिकों का नेतृत्व कौन करेगा। मैं पश्चिमी साम्राज्यों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता। इसके बजाय मैं चाहता हूं कि चारों पश्चिमी सम्राट अपने सभी वफादार लोगों और अधीनस्थों के साथ मर जाएं। जहां तक उनके परिवार के सदस्यों का सवाल है, उन्हें कुछ सोने के सिक्के दे दो, फिर उन्हें उग्रसेन साम्राज्य के खिलाफ एक अनाक्रमण अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाओ और फिर उन्हें इस महाद्वीप से बाहर किसी दूसरे महाद्वीप में फेंक दो। ऑरेकल अलायंस की तुलना में पश्चिमी साम्राज्य उतने मजबूत नहीं थे। अगर यह कुछ महीने पहले हुआ होता तो यह वासु के लिए एक बड़ी बात होती, लेकिन अब उग्रसेन साम्राज्य काफी मजबूत हो गया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी साम्राज्य महीनों से लड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी ताकत काफी कमजोर हो गई है और उनके संसाधन समाप्त हो गए हैं। वासु के बिना भी उसके आदमी बिना किसी की सूचना के राजधानी में जा सकते हैं और एक दिन के भीतर सम्राट और उसके अधीनस्थों को मार सकते हैं। इस मिशन के लिए टाइलर, एलेनोर, जयचेरी, मॉर्गन और सभी ड्रैगन योद्धाओं और ड्रैगनियन को भेजा गया। टाइलर और एलेनोर को ऑनरेकल अलायंस से लड़ने के लिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में नहीं भेजा गया था। इसके बजाय दोनों जनरलों को राजधानी में रहने और अपनी तैनाती का इंतजार करने का आदेश दिया गया था। यदि किसी मामले में स्थिति अग्रिम मोर्चे पर बिगड़ गई या यदि साम्राज्य पर किसी विदेशी दुश्मन द्वारा हमला किया गया तो टाइलर और एलेनोर इसकी देखभाल करने के लिए जिम्मेदार होंगे। जयचेरी माजिन जनजाति का मुखिया है। हालांकि जयचेरी कुछ महीने पहले अस्थायी रूप से सेवानिवृत्त हो गया था, फिर भी उसके पास एक आखिरी सवारी के लिए पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए। आखिरकार यथार्थ और एलेनोर के बाद जयचेरी चुपचाप हत्या करने में सबसे अच्छा था। हालांकि जयचेरी एक हत्यारा नहीं था, लेकिन एक माजिन होने के नाते उसे छाया के माध्यम से आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को चुपचाप मारने की शक्ति मिली। पूरे माजिन जनजाति में जयचेरी से अधिक अनुभवी और शक्तिशाली कोई नहीं था। मॉर्गन एक तीसरे दर्जे की नेक्रोमेंसर है जो कभी जुल्क्स राजवंश के राजा की सेवा करती थी। वासु द्वारा उसे अपना गुलाम बनाने के बाद वह स्तारिन साम्राज्य का हिस्सा बन गई थी और कुछ अन्य रंगरूटों को प्रशिक्षित कर रही थी जो नेक्रोमेंसी में काले जादू में प्रतिभा रखते थे। मॉर्गन किसी भी डिवीजन का हिस्सा नहीं है। इसके बजाय वह एक विशेष मामला है। वह एक ड्रैगनियन है। वह उग्रसेन साम्राज्य के भीतर सबसे शक्तिशाली 4 ऑर्डर कल्टीवेटर में से एक है। अपनी क्षमताओं और कौशल के साथ वह आसानी से उग्रसेन साम्राज्य में शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली चौथे क्रम के कल्टीवेटर की श्रेणी में आ सकती है। अपनी नेक्रोमैंसर क्षमताओं के साथ वह दुश्मन को व्यस्त रख सकती है और अंत में दुश्मन साम्राज्यों के 5वें क्रम के साधकों से निपटने के लिए वासु उग्रसेन साम्राज्य के सभी शक्तिशाली 5वें क्रम के ड्रैगन योद्धाओं को भेज रहा था। समझ गया। विकास ने सब कुछ लिख लिया और फिर चला गया। वासु और बुजुर्ग धामा बचे थे। बुजुर्ग धामा वासु को ग्रीन टी का कप दे रहा था। विकास के काम संभालने के बाद पिछले कुछ महीने बुजुर्ग धामा के लिए वाकई शांतिपूर्ण रहे हैं। पहले के विपरीत बुजुर्ग धामा अब वह सब करने में सक्षम था जो उसे पसंद था। वह अपने मालिक की सेवा पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। यद्यपि प्रधानमंत्री की भूमिका बटलर की भूमिका से अधिक महत्वपूर्ण और बड़ी है, लेकिन बुजुर्ग धामा अपनी भूमिका से खुश थे और जब तक उनका शरीर चल फिर सकता है और काम कर सकता है, तब तक वे यह भूमिका निभाते रहना चाहते थे। कुछ ही घंटों में ऑनरेकल अलायंस के सदस्यों के साथ एक बैठक होगी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ आओ। अगर संभव हो तो मैं एलिसिया को भी अपने साथ लाना चाहूंगा। महाराज,
मुझे लगता है कि मेरी जगह विकास को लाना बेहतर होगा। विकास स्थारिन साम्राज्य के प्रधानमंत्री हैं। वह बहुत प्रतिभाशाली हैं। मुझे यकीन है कि उनकी उपस्थिति से आपको अधिक मदद मिलेगी। ठीक है, वासु ने बुजुर्ग धामा की बात सुनने का फैसला किया। आखिरकार ऐसा हर दिन नहीं होता कि बुजुर्ग धामा वासु के सामने दूसरों की तारीफ करे। अगर बुजुर्ग धामा ने वासु के सामने किसी की बहुत तारीफ की है तो इसका कुछ मतलब जरूर है, और अब तक विकास ने बेहतरीन काम किया है। पर्दे के पीछे वह वाकई बहुत मेहनत कर रहा है। विकास की वजह से वासु का काम का बोझ भी कुछ हद तक कम हो गया है। वासु ने देखा कि एलिसिया उसकी ओर आ रही है। आज सुबह नाश्ता करने के बाद देवी जल्दी से अपने बेडरूम में चली गई। वह अपने बेडरूम में क्या कर रही थी, इसका अंदाजा हर कोई आसानी से लगा सकता है। उसे देखकर वह धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट का जवाब एक ठंडी निगाह से मिला। ऐसा लगता है कि वह अभी भी मुझसे नाराज है, क्योंकि मैंने उसे वो लव बाइट्स दिए थे। वासु ने उसके चेहरे पर गुस्से और शर्मिंदगी का मिला जुला भाव देखकर मुस्कुराया। सच में वह अभी बहुत प्यारी लग रही थी। तुम आखिरकार आ ही गए। मुझे लगा था कि तुम पूरा दिन ले लोगे। ऐसा नहीं है कि अगर तुम ऐसा करो तो मुझे कोई आपत्ति है, लेकिन कुछ घंटों में हम कहीं जा रहे हैं। वासु ने फिर अपनी आंखें बंद कीं और एक और घूंट लिया। उसकी बातें सुनकर देवी ने उसके सामने खड़े होकर उसे घृणा भरी नजर से देखा और कहा, और इसमें किसकी गलती है कि मुझे अपनी गर्दन और कॉलर बोन पर मेकअप लगाने में घंटों बिताने पड़ते हैं। यह सुनकर वासु ने मासूमियत से एलिसिया की ओर देखा और जवाब दिया, मुझे दोष मत दो। अगर किसी व्यक्ति ने मेरे कानों में मीठी मीठी बातें नहीं की होती तो मैं बहुत पहले ही रुक गया होता। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वासु ने पाया कि देवी ने दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया है। उसके चेहरे को देखते ही पता चला कि उसका पूरा चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। यहां तक कि उसके कान भी थोड़े लाल हो गए थे। चुप रहो बेवकूफ, तुम हर चीज का वर्णन क्यों कर रही हो? एलिसिया को एहसास हुआ कि इस भेड़िए को उसे चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। जब भी उसे मौका मिलता वह उसे चिढ़ाता। वासु ने अपने खाली हाथ से एलिसिया को अपनी ओर खींचा। देवी ने खुद को उसकी जांघों पर बैठा पाया। तुम क्या कर रहे हो? एलिसिया को और भी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वे यह सब बुजुर्ग धामा और नौकरानियों के सामने कर रहे थे जो उस समय सफाई कर रहे थे। वासु कुछ जवाब नहीं दे सका, क्योंकि उसका मुंह उसके हाथों से बंद था। उसने केवल एलिसिया को अपने करीब खींचा और उसकी छाती को अपनी छाती से सटाया। बुजुर्ग धामा ने पलटकर ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन अंदर से वह बेहद खुश था। ऐसा लगता है कि मास्टर के बच्चों के साथ खेलने के लिए मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वासु के बच्चों के साथ खेलने की कल्पना मात्र से ही वह मूर्खों की तरह मुस्कुराने लगा। बुजुर्ग धामा को बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार था। बच्चों के लिए उसके मन में हमेशा से ही एक नरम जगह रही है। उसने अवनी की देखभाल की थी। अब वह सम्राट के बच्चों की देखभाल करने के लिए उत्सुक था। लिविंग रूम की सफाई कर रही नौकरानियां शर्मा गईं। उन्होंने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और काम करना जारी रखा, इस तरह दिखावा करते हुए कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा या सुना। मुझे नहीं पता था महाराज इतने साहसी हो सकते हैं, एक नौकरानी ने मन ही मन सोचा। काश मुझे भी महामहिम जैसा कोई मिल जाता, एक अन्य युवा नौकरानी ने सोचा। वासु ने अपना सिर आगे बढ़ाया। एलिसिया समझ गई कि वह उसे चूमना चाहता है। उसने शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ उसे तुरंत रोक दिया। हालांकि उसे इस तरह की बोल्ड अंतरंगता से नफरत नहीं थी, लेकिन लोगों के सामने ऐसा करने से उसे बहुत शर्म आती थी। स्टॉप! देवी ने ठंडे और सख्त स्वर में कहा।
ये देखकर कि एलिसिया सचमुच गंभीर थी, वासु ने अपना सिर हिलाया और उसे जाने दिया। एलिसिया ने राहत की सांस ली। उसे राहत महसूस हुई कि उसने उसकी बातें सुनी और उसे जाने दिया। एलिसिया खड़ी हुई और फिर अपना किमोनो ठीक करने लगी। मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूं। वासु उसकी किमोनो ठीक करने में मदद करने की बात कर रहा था। एलिसिया ने वासु को घूर कर देखा, क्योंकि उसे पता था कि यह बदमाश बस दूसरों के सामने उसके साथ छेड़छाड़ करने का एक और मौका तलाश रहा था। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जब वह अपना काम पूरा कर चुकी तो वासु के बगल में बैठने के बजाय देवी उसके सामने बैठ गईं। लेडी एलिसिया, क्या आप एक कप ग्रीन टी पीना चाहेंगी? बुजुर्ग धामा ने पीछे से विनम्रता से पूछा। नहीं, शुक्रिया, बुजुर्ग धामा। एलिसिया ने बुजुर्ग धामा की तरफ प्यार से मुस्कुराया। एलिसिया के लिए बुजुर्ग धामा एक दादा की तरह था। उसने कभी उसे एक साधारण बटलर के रूप में नहीं देखा। वह उसका बहुत सम्मान करती थी। ठीक है, अगर और कुछ नहीं हो तो मैं माफी मांगता हूं। वासु को एक छोटा सा प्रणाम करके बुजुर्ग धामा रसोई में चला गया। जैसा कि आपने मुझसे कहा था, मैंने आज के लिए अपनी सारी योजनाएं साफ कर ली हैं। धन्यवाद। यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। क्या धन्यवाद की कोई जरूरत है? अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वासु भी मुस्कुराया और फिर सिर हिलाया। वासु ने चाय का प्याला टेबल पर रख दिया और फिर खड़ा हो गया। एलिसिया ने देखा कि वह उसकी ओर बढ़ रहा है। अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उसने धीरे से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया और उसे चूमा। इस बार उसने उसे दूर नहीं धकेला। इसके बजाय उसने इसका आनंद लिया और जवाब भी दिया। चुंबन लगभग 5 मिनट बाद समाप्त हुआ। जब यह समाप्त हुआ, वासु अपनी सीट पर वापस आ गया था, लेकिन देवी शर्मा रही थी और हाँफ रही थी। उसका पूरा शरीर जल रहा था। उसे खुद को शांत करने में पूरा 1 मिनट लगा। क्या तुम्हें यह पसंद आया? देवी ने तीखी नजर से जवाब दिया। यह सुनकर वह मुस्कुराया। वासु तब तक एलिसिया के साथ खेलता और चिढ़ाता रहा, जब तक कि बुजुर्ग धामा ने उन्हें बीच में नहीं रोक दिया। महाराज, हमें ऑरेकल एलायंस से एक पत्र मिला है। पत्र हाथ में लेकर बुजुर्ग धामा वासु की ओर बढ़ा। यह समय के बारे में है। अन्ना मारिया आइसलैंड पर इको डोमिनियन साम्राज्य और मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य का दावा है। अन्ना मारिया आइसलैंड इन दोनों साम्राज्यों के बीच वर्षों से संघर्ष का क्षेत्र रहा है। केवल 2000 के करीब लोग ही इस जमे हुए द्वीप को अपना घर कहते हैं। अन्ना मारिया आइसलैंड बर्फ के कल्पित बौने, हिम भालू और यति का घर है। जब दोनों साम्राज्यों ने इन द्वीपों पर अपना दावा किया तो और भी लोग इन द्वीपों पर बस गए। एक मोटे अनुमान के अनुसार अन्ना मारिया आइसलैंड में कुल 900 हिम कल्पित बौने रहते थे और बाकी 1100 में से ज्यादातर मछुआरे और शिकारी थे, जो यहाँ हिम भालू और यति का शिकार करने आते थे। मछुआरे कभी कभी अन्ना मारिया आइसलैंड में से किसी एक में कुछ दिनों के लिए रुकते हैं और फिर पर्याप्त मछलियां पकड़ने के बाद वे ज्यादातर मुख्य भूमि पर लौट आते हैं। समय के साथ कुछ मछुआरे अपने परिवारों के साथ अन्ना मारिया आइसलैंड में चले गए और वहीं रहने लगे। शिकारियों के लिए भी यही कहा जा सकता है। शिकारी एडवेंचरर से अलग होते हैं। शिकारी प्रशिक्षित विशेषज्ञ होते हैं जो अपने लक्ष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं। शिकारी एडवेंचरर जितने शक्तिशाली नहीं होते और वे एडवेंचरर गिल्ड के लिए काम नहीं करते। एक शिकारी का पेशा ज्यादा आजादी के साथ आता है, लेकिन शिकारियों की मृत्यु दर एडवेंचरर की मृत्यु दर जितनी ही ज्यादा होती है। शिकारी जाल और जहर का इस्तेमाल करके अपने शिकार को पकड़ते हैं। अन्ना मारिया आइसलैंड के शिकारी हिम भालू का शिकार करने में माहिर हैं। हिम भालू की खाल बहुत ज्यादा कीमत पर बिकती है और हिम भालू का मांस भी बहुत स्वादिष्ट होता है
और हिम भालू की हड्डियों का इस्तेमाल हथियार बनाने में किया जा सकता है। संक्षेप में, हिम भालू का कोई भी अंग कभी बर्बाद नहीं होता, लेकिन अत्यधिक शिकार के कारण स्नोबियर की आबादी में कमी आने लगी है। एक समय था जब सभी 14 द्वीप स्नोबियर से भरे हुए थे, लेकिन अब स्नोबियर की आबादी में काफी कमी आ गई है। पहले की तुलना में आजकल स्नोबियर को ढूंढना बेहद मुश्किल हो गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शिकारियों ने शिकार करना बंद कर दिया है। हालांकि कुछ शिकारियों ने पहले से ही एक नया पेशा तलाशना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ ने हार नहीं मानी और स्नोबियर का शिकार करना जारी रखा। मुख्य भूमि के लोगों के अन्ना मारिया आइसलैंड में आने से पहले आइस एल्व्स स्नोबियर के साथ शांतिपूर्वक रहते थे। आइस एल्व्स 14 छोटी जनजातियों में विभाजित हैं। प्रत्येक जनजाति 14 द्वीपों में से एक में बस गई। आइस एल्व्स शिकार करने में माहिर थे। चूंकि आइस एल्व्स केवल खाने के लिए स्नोबियर का शिकार करते थे, इसलिए उन्होंने स्नोबियर का अत्यधिक शिकार नहीं किया और उनकी आबादी को बढ़ने दिया। इसके अलावा आइस एल्व्स जीवित रहने के लिए मछली, जंगली फलों और जामुन पर निर्भर थे। 14 जनजातियों के लिए एक दूसरे के साथ या अपने माल के लिए विदेशी व्यापारियों के साथ व्यापार करना असामान्य नहीं था। लेकिन जैसे ही मुख्य भूमि के लोग अन्ना मारिया आइसलैंड में आने लगे, संतुलन बिगड़ गया, शांति भंग हो गई। अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। दोनों साम्राज्यों ने आइस एल्व्स की मांगों और इच्छाओं को सुनने पर कोई ध्यान नहीं दिया। दोनों साम्राज्यों ने आइस एल्व्स को नजरअंदाज किया। इसके बजाय दोनों साम्राज्यों ने इन 14 द्वीपों पर अपने दावों को लेकर एक दूसरे से लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। ब्लैकबर्न गांव एक छोटे से द्वीप पर स्थित था। ब्लैकबर्न गांव वह जगह है जहां 14 आइस एल्व्स में से एक रहता था। मुख्य भूमि के लोगों के आने के बाद जनजाति के नेता ने बाहरी लोगों को अपने गांव में रहने दिया। जनजाति के नेता मुख्य भूमि के लोगों के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहते थे, लेकिन जनजातियों में सभी ने इस विचार का कड़ा विरोध किया। जैसे जैसे समय बीतता गया और द्वीपों की स्थिति अव्यवस्थित होती गई, स्नोबियर की आबादी में गिरावट के कारण आइस एल्व्स अपने भोजन का स्रोत खो रहे थे। शिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद कई स्नोबियर मारे गए। इससे आइस एल्व्स और मेनलैंड के लोगों के बीच शत्रुतापूर्ण स्थिति पैदा हो गई। आइस एल्व्स मेनलैंड के लोगों को बाहर निकालना चाहते थे और पहले की तरह शांतिपूर्वक रहना चाहते थे। और आज ब्लैकबर्न गांव में कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला था। आइस एल्वेन जनजाति के नेता को पता था और उन्होंने इसे सम्राट के साथ संवाद करने का एक अवसर के रूप में देखा। करीब 8:30 पर ओरेकल एलायंस ने इस्थारिन साम्राज्य को एक पत्र भेजा। उस पत्र में एलायंस ने आत्मसमर्पण करने और इस युद्ध को समाप्त करने का इरादा व्यक्त किया और यह तय किया गया कि ब्लैकबर्न गांव वह स्थान होगा जहां बैठक होगी। बैठक दोपहर करीब 3 बजे होनी थी। उग्रसेन सम्राट अपने अधीनस्थों के साथ कुछ घंटे पहले ही आ गए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वासु के पास करने के लिए और कुछ नहीं था। उनका काम विकास को दिया गया क्योंकि वह पूरी तरह से युद्ध लड़ने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहे थे। लेकिन युद्ध एक दिन के भीतर ही समाप्त हो गया। इससे उनके पास कुछ दिनों का खाली समय रह गया। इसके अलावा उसके कुछ घंटे पहले आने का एक और कारण भी था। मीटिंग शुरू होने से पहले वह इस खाली समय का उपयोग एलिसिया को बाहर ले जाकर उसके साथ कुछ समय बिताने के लिए करने वाला था। दूर से आइस एल्व्स और घाट पर मौजूद कुछ मछुआरों ने देखा कि एक बड़ा जहाज उनके द्वीप की ओर आ रहा है। चूंकि उन्हें पहले से ही बैठक और सम्राटों के आगमन के बारे में सूचित किया जा चुका था, इसलिए आइस एल्वेन जनजाति के कुलपति और उनके कुछ लोग अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से एकत्र हुए थे। आखिरकार
वे किसी भी मेहमान को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। मैंने पहले कभी इतना बड़ा जहाज नहीं देखा। डॉक पर खड़े होकर आइस एल्व्स लकड़ी के जहाज के विशाल आकार को देखकर चकित रह गए। आइस एल्व्स में से बहुत कम ही वास्तव में मुख्य भूमि पर गए थे। ब्लैकबर्न गांव या अन्य 13 द्वीपों में से किसी में भी कोई टेलीपोर्टेशन एरे नहीं था। बेशक आप इतना बड़ा जहाज कैसे देख सकते हैं जब आप कभी इस जगह से बाहर नहीं गए और बाहरी दुनिया का पता लगाने के लिए बाहर नहीं गए। सोंटार ज़िरफेरा कुलपति का बेटा था। बड़े होने पर उसे अन्य आइस एल्व्स की तुलना में अधिक लाभ और संसाधन मिले थे। अपने जीवन के किसी बिंदु पर उसे मुख्य भूमि पर जाने और दुनिया के बारे में अधिक जानने की अनुमति दी गई थी। वह 1 साल के लिए मुख्य भूमि का दौरा कर चुका था, इसलिए वह अन्य जनजाति के सदस्यों की तुलना में दुनिया के बारे में अधिक जानकार था। लेकिन इससे उसे यह भी महसूस हुआ कि वह श्रेष्ठ है और दूसरों को नीचा देखता है। इन छोटे द्वीपों पर इतने बड़े जहाजों को रुकने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कल्पित बौने ज्यादातर मछुआरे छोटी नावें ही इस्तेमाल करते थे। लकड़ी के जहाज की लंबाई 59.7 मीटर थी और जहाज की चौड़ाई 13.2 मीटर थी। लकड़ी के जहाज को प्रोवेंस कहा जाता था। जैसे ही जहाज नजदीक आया, एल्वेन जनजाति के कुलपति ने देखा कि जहाज में लगभग 50 सैनिक थे, लेकिन हर सैनिक की ताकत तीसरे क्रम से ज्यादा थी। हर सैनिक बेहद शक्तिशाली दिख रहा था और उसमें किसी ऐसे व्यक्ति की आभा थी जो बहुत सारी लड़ाइयों से गुजरा हो। बहुत शक्तिशाली। मुख्य भूमि के लोग पूरी तरह से अलग स्तर पर हैं, यहां तक कि हमारे सबसे अच्छे तीरंदाज को भी उनमें से सबसे कमजोर व्यक्ति आसानी से हरा सकता है। चूंकि आइस एल्व्स कभी बाहर नहीं गए थे, इसलिए उन्होंने कभी शक्तिशाली साधकों को नहीं देखा। उनमें से कुछ ने तो यह भी सोचा कि 5वें क्रम के साधक सिर्फ मिथक थे और कोई भी अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। सबकी नजरों के सामने इस थारिन सम्राट खुद नीचे उतरे। उन्होंने एक खूबसूरत जवान महिला की जमीन पकड़ी हुई थी, जिसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसने गुलाबी किमोनो पहना हुआ था। उसे देखकर ही पता चल जाता था कि वह बहुत खूबसूरत है। उसके पीछे एक औसत दिखने वाला युवक था। उसके लंबे काले बाल कमर तक पहुंच रहे थे। उसने काला लंबा कोट पहना हुआ था। जैसे ही वासु ने एल्डोरिया द्वीप पर कदम रखा, एल्वेन जनजाति के मुखिया ने आगे बढ़कर वासु को प्रणाम किया। मुखिया के पीछे पीछे सभी मछुआरे और अन्य एल्वेन जनजाति के सदस्यों ने भी अपना सिर झुकाया। इस छोटे से एल्डोरिया द्वीप में आपका स्वागत है। आपसे मिलना सम्मान की बात है। सभी 14 द्वीपों को सामूहिक रूप से अन्ना मारिया आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। हर 14 द्वीपों के अपने नाम थे जो एल्वेन जनजातियों द्वारा दिए गए थे। हालांकि ये नाम बाहर इतने लोकप्रिय नहीं थे। सभी अपना सिर ऊपर उठाएं। हमें मेजबानी के लिए धन्यवाद। आपको परेशानी में डालने के लिए मैं माफी चाहता हूं। विकास ने वासु को इस द्वीप की स्थिति के बारे में बताया था। वह जानता था कि एल्वेन जनजातियां उसे और अन्य सम्राटों को खुश करने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन अपनी वर्तमान खराब स्थिति में जनजाति के पास सम्राटों के लिए कोई शानदार भोजन या सेवाएं तैयार करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। सम्राट को माफी मांगते और इतना विनम्र होते देख कुलपति और अन्य लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। उनके सामने खड़ा युवक बहुत ही विनम्र था और उसके चेहरे पर एक दयालु आभा थी। यहां तक पहुंचने वाली अफवाहों के विपरीत वह कोई क्रूर राक्षस नहीं था। महाराज, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी सेवा करना हमारे लिए सम्मान की बात है। वासु ने बस अपना सिर हिलाया। अपना हाथ उठाओ, अपना परिचय दो। महाराज, मेरा नाम सैम ज़िरफिरा है। मैं इस छोटी सी एल्वेन जनजाति का कुलपति हूं। वासु ने अपना सिर हिलाया।
अगले ही पल सैम ने अपने हाथों में ठंडे सिक्कों का एक थैला पाया। महाराज, यह। सभी कल्पित बौने और मछुआरे आश्चर्य से वासु की ओर देखने लगे। इसे रख लो, मुझे यकीन है कि तुम्हारे कबीले को इस पैसे की जरूरत होगी। इस कबीले की भयानक स्थिति को जानते हुए यह पैसा बिल्कुल वही था जिसकी उन्हें जरूरत थी। कुलपति लगभग रो पड़े। वह वासु की दयालुता से बहुत प्रभावित हुए। धन्यवाद, इसे रख लो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे कबीले को इस पैसे की जरूरत होगी। इस कबीले की भयानक स्थिति को जानते हुए यह पैसा बिल्कुल वही था जिसकी उन्हें जरूरत थी। कुलपति लगभग रो पड़े। वह वासु की दयालुता से बहुत प्रभावित हुए। धन्यवाद। सैम ने वासु को तहे दिल से धन्यवाद दिया। इस पैसे से उसे अपने कबीले के भविष्य के लिए उम्मीद जगी। दृश्य परिवर्तन। तो यह वह जगह है जहां बैठक होने वाली है। वासु और अन्य लोग छोटे से 2 मंजिला लकड़ी के घर के सामने रुक गए। लकड़ी का घर 5000 वर्ग फीट 464.5152 वर्ग मीटर आकार का था। अगर यह आपको पसंद नहीं आया तो मुझे माफ करें। थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए आइस एल्वेन जनजाति के नेता सैम ने वासु से माफी मांगी। यह पहली बार था कि उनकी जनजाति किसी ऐसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति की मेजबानी कर रही थी। सैम जानता था कि यह घर सम्राट की नजर में कुछ खास नहीं है। यह घर एक विशाल भूमि पर बना है जो बर्फ की एक परत से ढके ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है। बाहरी भाग देवदार की लकड़ी से बना है जो एक गर्म और प्राकृतिक आकर्षण पैदा करता है। 2 मंजिला घर में पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का संयोजन है, जिसमें गैबल्स और बड़ी खिड़कियों का आकर्षक मिश्रण है जो प्राकृतिक प्रकाश की प्रचुरता को अंदर आने देता है। घर के सामने एक स्वागत योग्य पोर्च है जो लकड़ी की रेलिंग और आरामदायक बैठने की जगह से सुसज्जित है, जो आराम करने और आसपास के वातावरण का आनंद लेने के लिए एक आकर्षक स्थान बनाता है। मुझे यह घर पसंद है, यह सुंदर है, एलिसिया ने घर को देखते हुए जवाब दिया। यह घर एक सामान्य परिवार के लिए एकदम सही जगह लग रहा था और एलिसिया अपने परिवार के साथ इसी तरह के घर में रह चुकी थी। हाँ, वासु को भी ऐसा ही लगा। हम इस द्वीप का पता लगाएंगे। यह कहते हुए वासु ने विकास की ओर देखा। विकास समझ गया कि उसका काम क्या है और उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। जब वासु और एलिसिया दूर थे तो वह और सैनिक पूरे घर और आसपास के इलाके की जांच करने जा रहे थे। आखिरकार वासु आइस एल्वेन ट्राइब्स पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता। कौन जानता है कि दुश्मन ने उनके लिए पहले से ही जाल बिछा रखा हो। सावधान रहना बेहतर है। महाराज, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको घुमाने के लिए किसी को भेजूं? सैम ने जल्दी से पूछा। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम मीटिंग शुरू होने से पहले ही वापस आ जाएंगे। यह कहते हुए वासु ने एलिसिया का हाथ पकड़ा और सबकी नजरों के सामने से चला गया। वासु और एलिसिया को जाते देख सैम के मन में कुछ संदेह पैदा हो गया, इसलिए उसने प्रधानमंत्री से इस बारे में पूछने का फैसला किया। सर विकास, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? सैम ने वासु और एलिसिया को मोटी बर्फ में पूर्व की ओर चलते हुए देखा। अन्य द्वीपों की तरह यह द्वीप भी साल के अधिकांश समय बर्फ की परत से ढका रहता था। विकास समझ गया कि सैम उससे क्या पूछना चाहता था। वह सैम के चेहरे पर विचारों को पढ़ने में काफी तेज था। हां, लेडी एलिसिया महामहिम की दूसरी मंगेतर है। जहां तक लेडी एलिसिया की पहचान का सवाल है, मैं आपको यह नहीं बता सकता। यह सुनकर सैम ने अपना सिर हिलाया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार उसने सुना था कि एक सम्राट के लिए कई पत्नियां रखना बहुत सामान्य बात है। उसने एक राजा के बारे में भी सुना था जिसकी कुछ किंवदंतियों में 100 पत्नियां और रखैलें थीं। यह अजीब होगा अगर वासु की कोई मंगेतर या कोई पत्नी न हो,
भले ही वह केवल 19 वर्ष का हो। कुलीन समाजों में वासु की उम्र में सगाई या शादी करना काफी सामान्य है। जनजाति नेता, मुझे डर है कि आपको हमें इस पूरे घर और आसपास के क्षेत्र की तलाशी लेने देनी होगी। आप जानते हैं, सुरक्षा उपायों के लिए। सैम ने विकास को नहीं रोका। वह समझ गया कि अगर वह विकास की जगह होता तो वह भी ऐसा ही करता। आखिरकार यह पहली बार था जब सम्राट ने अपने द्वीप पर कदम रखा था, और चल रहे संघर्ष को देखते हुए उग्रसेन साम्राज्य के लिए सतर्क रहना सामान्य बात थी। मैं समझता हूं, मैं यहां किसी को छोड़ रहा हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। मैं इसकी सराहना करता हूं। विकास ने सैम को धन्यवाद दिया। वह जानता था कि यह बैठक ब्लैकबर्न गांव में रहने वाले सभी आइस एल्वेन जनजाति के सदस्यों और मछुआरों पर मानसिक और शारीरिक रूप से बोझ डाल रही थी। दृश्य परिवर्तन में बम। गांव में घूमते हुए वासु और एलिसिया को कई चीजें दिखीं। गांव के आसपास कई छोटे लकड़ी के घर थे, लेकिन कोई भी लकड़ी का घर पहले 2 मंजिला लकड़ी के घर के आकार और सुंदरता से मेल नहीं खा सकता था, जो एल्वेन जनजाति के नेता और उसके परिवार का था। गांव में पेड़ों की कमी नहीं थी। लगभग हर जगह ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। हर पेड़ मोटी बर्फ से ढका हुआ था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें कई तरह के आइस एल्व्स मिले। सैम के अनुसार इस जनजाति में 27 आइस एल्व्स थे। कुछ हफ्ते पहले उनकी आबादी 28 थी, लेकिन उनकी जनजाति की एक महिला ने दूसरी जनजाति के पुरुष से शादी कर ली और अपने पति के साथ रहने के लिए इस जनजाति को छोड़ दिया। 14 अन्ना मारिया आइसलैंड में अंतरजातीय विवाह एक बहुत ही आम बात थी। इन 14 द्वीपों में आइस एल्व्स की आबादी कभी भी 500 से ज्यादा नहीं हुई। इसका एक मुख्य कारण उनकी कम जन्म दर है, और दूसरा कारण द्वीपों का आकार और भोजन की कमी थी। आइस एल्व्स के बाल आमतौर पर सफेद और त्वचा पीली होती है। उनके पूर्वजों के जीन ठंडे वातावरण के अनुकूल होने के लिए बदल गए होंगे। लंबे समय में आइस एल्व्स ने ठंडे तापमान के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली थी, और वे मोटे कपड़े पहने बिना ऐसी जगहों पर रह सकते थे। सभी आइस एल्व्स दुबले पतले और लंबे आकार के थे। लगभग हर वयस्क आइस एल्व्स अपने साथ धनुष और तीर लेकर चलते थे। आइस एल्व्स होने के कारण उनमें तीरंदाजी और आइस मैजिक का इस्तेमाल करने की स्वाभाविक प्रतिभा थी। तुम्हारा इस जगह के बारे में क्या ख्याल है? वासु ने पूछा। घूमते घूमते वे फोकस का केंद्र बन गए थे। हालांकि यह एक बड़ा गांव था, लेकिन यहां बहुत कम लोग रहते थे। मुझे यह जगह पसंद है। भले ही यहां थोड़ी ठंड है, लेकिन यह शांत और शांतिपूर्ण है। मैं कहूंगा कि यह जगह छुट्टियों के लिए एकदम सही है। अगर तुम चाहो तो मैं इस द्वीप पर एक छोटा सा घर बना सकता हूं। हम यहां आकर आराम कर सकते हैं और अपना खाली समय बिता सकते हैं। एलिसिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह एक बढ़िया विचार है। फिर मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में छोड़ दूंगी, मेरे प्यारे पति। आखिरी हिस्सा सुनकर वासु ने पाया कि उसका शरीर एलिसिया को अपनी ओर खींच रहा है। अगले ही पल एलिसिया ने पाया कि वासु ने उसे चूम लिया है। करीब 1 मिनट बाद एलिसिया आगे नहीं बढ़ सकी। उसने लोगों की घूरती निगाहों को महसूस किया, इसलिए उसने वासु को दूर धकेल दिया और फिर अपना सिर नीचे कर लिया। वाह! तभी वासु ने देखा कि बर्फीले कल्पित बौनों का एक समूह उन्हें घूर रहा था। उसने उसका हाथ पकड़ा और फिर चलना जारी रखा। कुछ मिनट बाद जब वे अकेले थे, एलिसिया ने उसे घृणा से देखा। क्या? वासु ने पूछा। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। मैंने केवल अपनी पत्नी को चूमा है। यह जानते हुए कि वह इस आदमी के साथ बहस जारी नहीं रख सकती, उसने हार मान ली। सुनो वासु, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा खुलेआम करते रहे तो लोग क्या सोचेंगे?
मुझे इसकी परवाह है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन फिर भी तुम नहीं कर सकती। वासु ने उसके दोनों गालों पर चुटकी काटते हुए उसे रोका। यह सोचना बंद करो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। लोग तुम्हारे बारे में 100 अलग अलग बातें कहेंगे। तुम उन्हें प्रभावित करने के लिए नहीं जी सकते, समझे? एलिसिया ने अपना सिर हिलाया। अब चलो गांव के बाहर चलें। दृश्य परिवर्तन। जोना, मैंने तुम्हारी सगाई के बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं। क्या यह सच है? विकास के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने सैनिकों से बातचीत शुरू कर दी। सैम ने उन्हें बताया कि वह किसी को चाबी के साथ भेजने वाला है। चाबी के बिना उन्हें घर के अंदर घुसना होगा। योना नाम का सैनिक पहले 100 ड्रैगनियन में से एक है। पिछले कुछ महीनों में उसकी रैंक और वेतन में वृद्धि हुई है। जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ती गई, उसने अपने लिए लड़की खोजने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। हाँ सर, हम इस महीने के अंत में शादी करने की योजना बना रहे हैं। जोना इस बात से बहुत उत्साहित दिख रहा था। यह अच्छा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आजकल मेरे आसपास के सभी लोग अचानक शादी कर रहे हैं? यह सिर्फ आपकी बात नहीं है सर, एक नया चलन शुरू हो गया है। बहुत से सैनिक अचानक शादी कर रहे हैं और राजधानी में अपना परिवार बसा रहे हैं। सिर्फ हम जैसे लोग ही पीछे रह गए हैं। विकास को भी लगा कि सैनिक जो कह रहा था वह सच था। सर विकास, आप शादी कब करने की योजना बना रहे हैं? जोनाह ने पूछा। मैं? और शादी करूंगी? मुझे पक्का नहीं पता। विकास भी इस हिस्से को लेकर उलझन में दिखे। आखिरकार उन्हें कभी कोई रोमांटिक अनुभव नहीं हुआ। विकास एक बेवकूफ है। बचपन से ही वह किताबें पढ़ता रहा है और प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास को रिश्तों के लिए कभी समय नहीं मिला। उन्हें पहले ही उनके अपने परिवार ने त्याग दिया था, इसलिए उन पर शादी करने का कोई दबाव नहीं था। जैसे ही सवाल पूछा गया, एक खूबसूरत आइस एल्फ उनके पास आ रही थी। सैनिकों ने तुरंत उसकी उपस्थिति को नोटिस किया, लेकिन विकास अपने विचारों में खोया हुआ था और उसे नोटिस करने में विफल रहा। लड़की ने भी वह सवाल सुन लिया जो जोनाह ने पूछा था। मुझे नहीं पता, शायद परिवार होना मेरे लिए नहीं है, विकास ने खोया हुआ सा जवाब दिया। सभी सैनिकों का ध्यान सुंदर आइस एल्फ पर था। किसी ने विकास के जवाब पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आर्या विंडराइडर नाम की लड़की ने विकास का जवाब सुन लिया। विकास के चेहरे को देखते हुए आर्या को उसमें थोड़ी दिलचस्पी हो गई। वह विकास की ओर आकर्षित हो गई। वाह! एरिया ने विकास का ध्यान आकर्षित करने के लिए हल्की खांसी की। विकास, जो अपने विचारों में खोया हुआ था, अचानक बाहर आ गया। विकास की नजर आर्या पर पड़ी। जैसे ही उन दोनों की नजरें मिलीं, उसे पहली बार अपनी जिंदगी में किसी लड़की की तरफ आकर्षित होने का एहसास हुआ। यह उसकी खूबसूरती नहीं थी जिसने उसे आकर्षित किया, यह उसकी कुछ ऐसी बात थी जिसने उसे उसकी तरफ आकर्षित किया। आर्या विंडराइडर 21 साल की है। वह 5 फीट 4 इंच लंबी लड़की थी। विकास की तुलना में वह छोटी दिखती थी। उसके लंबे सफेद चांदी जैसे बाल थे जिन्हें उसने बन में बांध रखा था। उसकी त्वचा चिकनी और हल्की सफेद थी। आर्या की पोशाक में 2 भाग थे, एक चोली और एक स्कर्ट। चोली फिट थी और सामने या पीछे लेस या बटन के साथ बनाई गई थी। इसमें चौकोर या गोल नेकलाइन और छोटी आस्तीन थी। स्कर्ट टखने तक की थी, जो मजबूत कपड़े लिनन से बनी थी। उसने ऊपर एक काला सरकोट पहना था। सरकोट का बाहरी हिस्सा बिना आस्तीन का और ढीला ढाला था, जिसमें साइड या सामने की तरफ खुलापन था। उसने अपनी कमर के चारों ओर एक सफेद बेल्ट पहनी थी, जिसने पोशाक और सरकोट को एक साथ बांधा था। एक पल के लिए विकास उसे घूरता हुआ चकित सा दिखाई दिया। आर्या ने भी इस पल का फायदा उठाकर विकास को देखा। कुछ सेकंड बाद आर्या ने विकास का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बार फिर खांसी। वाह! माफी चाहता हूं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं?
यह देखकर आर्या हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मुझे चाबी के साथ भेजा गया है। आर्या ने विकास को एक कांस्य चाबी दी। धन्यवाद। आर्या से चाबी लेकर विकास ने इसे जोना को दे दिया। घर के हर कोने की तलाशी लें। अगर आपको कुछ भी संदिग्ध लगे या कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत मुझे बताएं। क्या मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है? हाँ। दरवाजे खुलने के बाद सभी अंदर चले गए। विकास और आर्या बाहर ही रहे। विकास ने एक छोटी नोटबुक निकाली। उसने नोटबुक खोली और उस पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। विकास को इतना ध्यान मग्न देखकर आर्या को जिज्ञासा हुई। क्या मैं पूछ सकती हूं कि आप क्या कर रहे हैं सर? पीछे से आर्या की आवाज सुनकर विकास ने लिखना बंद कर दिया। कोई महत्वपूर्ण काम नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं कोई महत्वपूर्ण काम न भूल जाऊं, मैंने उसे लिखने की आदत बना ली है। ओह। जवाब देने के बाद विकास को एहसास हुआ कि आमतौर पर वह ऐसे सवालों का जवाब नहीं देता। उसने नोटबुक बंद की और उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया और फिर आर्या की ओर मुड़ा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है? यह देखकर कि विकास को आखिरकार उसमें दिलचस्पी हो गई है, आर्या मुस्कुराई और प्यार से जवाब दिया, यह आर्या विंडराइडर है। आर्या, यह सचमुच बहुत अच्छा नाम है। विकास ने बिना यह महसूस किए कि आर्या ने उसकी बात सुन ली है बुदबुदाया। अच्छा, आपको धन्यवाद। क्या मैं आपका पूरा नाम जान सकती हूं? आर्या ने आशा भरे स्वर में पूछा। यह विकास है, विकास न्यूमैन। विकास को इस गांव की लड़की से बात करने में मजा आ रहा था। विकास एक अच्छा नाम है। धन्यवाद आर्या। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? यह क्या है? आर्या ने अपना सिर झुकाया और विकास की ओर देखा। उसे एहसास नहीं था कि यह उसकी आंखों में कितना प्यारा लग रहा था। मैंने सुना है कि सभी आई सेल्फ शिकार और तीरंदाजी में माहिर होते हैं। क्या यह सच है? हाँ हाँ हाँ। तुमने ऐसी बकवास कहां से सुनी? आर्या ने हंसते हुए पूछा। यह देखकर विकास को इस तरह का मूर्खतापूर्ण सवाल पूछने पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हर कोई शिकार और तीरंदाजी में अच्छा नहीं होता। हाँ, हमें तीरंदाजी की प्राकृतिक प्रतिभा का आशीर्वाद मिला है, लेकिन प्रशिक्षण के बिना हम इतने अच्छे नहीं हैं। इस जनजाति में 27 सदस्यों में से केवल 15 ही सही तीरंदाज हैं और उनमें से भी केवल कुछ ही शिकार करने में विशेषज्ञ हैं। अच्छा, ऐसा है? सर विकास, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? आप सिंगल वाला भाग छोड़ सकते हैं और मुझे सिर्फ विकास कह सकते हैं। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। और आगे बढ़ें। मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आर्या मुस्कुराई और सिर हिलाया। क्या तुम सिंगल हो? नहीं, विकास ने सहजता से उत्तर दिया। क्या तुम्हारा कोई क्रश है या कोई ऐसा है जिससे तुम प्यार करती हो? हालांकि विकास को समझ नहीं आया कि आर्या ऐसे सवाल क्यों पूछ रही थी, लेकिन विकास ने उनका सच सच जवाब दिया, क्योंकि उसे उससे यह जानकारी छिपाने का कोई कारण नहीं दिखा। अगर आर्या उग्रसेन साम्राज्य के बारे में संवेदनशील जानकारी मांग रही होती तो विकास ने जवाब नहीं दिया होता। मुझे कोई क्रश नहीं है। यह सुनकर विकास ने पाया कि आर्या और भी ज्यादा मुस्कुरा रही है। इससे वह उलझन में पड़ गया। वह इतनी खुश क्यों है? अगले ही पल आर्या एक कदम आगे बढ़ी और विकास के करीब आ गई। अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें यह द्वीप दिखा सकती हूं। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करना तो चाहूंगा, लेकिन नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं मीटिंग शुरू होने से पहले अपना काम पूरा कर लूं तो शायद मैं आपके लिए कुछ समय निकाल सकूं। विकास ने ईमानदारी से जवाब दिया। विकास को यहीं रहना है और सब कुछ देखना है। आखिर वासु ने ही तो उसे यह काम सौंपा था। यह सुनकर आर्या थोड़ी निराश दिखी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह नहीं दिखाया। वाह! तभी एक तेज आवाज ने उसे बीच में रोक दिया। विकास और आर्या दोनों ने भौहें सिकोड़कर उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने अभी अभी उसे फोन किया था। यह एल्वेन जनजाति के नेता का बेटा था। उसका नाम सोंटार था।
सोनटार विकास जितना ही लंबा था, लेकिन उसका शरीर दुबला पतला था। सोनटार को देखकर आर्या पीछे हट गई। विकास ने देखा और उसके चेहरे पर नाखुशी का भाव भी देखा। सोनटार ईर्ष्या भरी नजरों से विकास और आर्या के पास गया। सर, मैं चाहता हूं कि आप मेरे मंगेतर से दूर रहें। आप हमारे सम्मानित अतिथि हैं, कृपया ऐसे ही रहें। सार्थक तरीके से सोनटार विकास को चेतावनी दे रहा था कि वह अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करे। यह सुनकर विकास के चेहरे पर उदासी छा गई। विकास का मन हुआ कि इस घमंडी चींटी को थप्पड़ मार दे। वह खुद को क्या समझता है? आर्या की सगाई की खबर सुनकर विकास के दिल में कुछ दर्द हुआ। वह असहज महसूस कर रहा था। शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल था। पहली बार उसने अपने जीवन में ऐसी भावनाओं का अनुभव किया था। सर, मैं चाहता हूं कि आप मेरी मंगेतर से दूर रहें। आप हमारे सम्मानित अतिथि हैं, कृपया ऐसे ही रहें। विकास की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। सोनटार, बकवास मत करो। मैं कभी भी तुम्हारी मंगेतर बनने के लिए सहमत नहीं हुई। बातें बनाना बंद करो। मैं जिसे चाहूं उसे चुनने के लिए स्वतंत्र हूं। विकास उसके शब्दों के अंतिम भाग के पीछे का अर्थ नहीं समझ पाया। वह यह समझने में विफल रहा कि अंतिम भाग उसके लिए था। यह सुनकर कि आर्या सोनटार की मंगेतर नहीं है, उसे जो बेचैनी महसूस हो रही थी वह गायब हो गई। विकास खुश और हल्का महसूस कर रहा था। तुमने मुझसे बात करने की हिम्मत की। इस जनजाति के रीति रिवाजों के अनुसार जनजाति के नेता के बेटे के रूप में मैं इस जनजाति की किसी भी महिला से शादी करने के लिए स्वतंत्र हूं और मैंने तुम्हें चुनने का मन बना लिया है। और तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि तुम जनजाति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। यह सुनकर आर्या बेहद दुखी हुई। उसने अपने आंसुओं को रोकने के लिए अपने होठों को जोर से काटा। अब मेरे साथ आओ, पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उसे कोई मौका दिए बिना उसने आर्या का हाथ पकड़ा और उसे ले गया। आर्या को जाते हुए देखकर विकास को उलझन महसूस हुई। उसका दिल टूट गया था। वह सोनटार को मुक्का मारना चाहता था, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि यह उसके लिए सही जगह नहीं है। वह अपनी भावनाओं के बारे में निश्चित नहीं था। वह ऐसे मामलों में बहुत नासमझ था। मेरा हाथ छोड़ो। आर्या नाराज थी और दुखी भी। उसे सोनटार बिल्कुल पसंद नहीं था। जनजाति के सभी लोग जानते थे कि यह घमंडी आदमी अपने पिता के समर्थन के बिना कुछ भी नहीं था। जनजाति का नेता बहुत नरम था। हालांकि सैम अपने इकलौते बेटे के मामले में सभी के प्रति बहुत दयालु और देखभाल करने वाला था, लेकिन उस दयालुता ने उसे अपने बेटे के अहंकारी रवैये को देखने से रोक दिया, जो पिछले कुछ सालों में विकसित हुआ था। जनजाति के सभी सदस्य सोनटार के अहंकारी रवैये से परेशान थे। एक बार जब आर्या और सोनटार दूर चले गए तो सोनटार ने आखिरकार उसका हाथ छोड़ दिया। ऐरा, मैं अपनी बात फिर से नहीं दोहराऊंगा। तुम इस द्वीप की सबसे खूबसूरत महिला हो। मैं तुम्हें एक महिला के रूप में पसंद करता हूं और मैं तुम्हें एक साथी और साथी के रूप में चाहता हूं। जनजाति के नेता के बेटे के रूप में मुझे अपना भावी साथी चुनने का पूरा अधिकार है। तुम मुझे मना नहीं कर सकती। मुझे मना करना जनजाति के नियमों को तोड़ने के समान होगा, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जनजाति के नियमों को तोड़ने वाले लोगों का क्या होता है। आर्या ने अपना सिर नीचे किया और गुस्से में अपने दांत पीस लिए। इस झंझट से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यह है कि अगर जनजाति के बाहर से कोई व्यक्ति तुमसे शादी का प्रस्ताव रखे और मेरे पिता इस पर सहमत हो जाएं, ऐसा होने की संभावना शून्य के बराबर है। जैसा कि मैंने अपने पिता को पहले ही आश्वस्त कर दिया है कि तुम मेरी भावी पत्नी हो। 1 महीने के अंदर हम शादी कर लेंगे। तब तक एक अच्छी लड़की बनो और उस कमीने से दूर रहो। ये कहते हुए सोनटार चली गई। आर्या अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसके गालों पर आंसू बहने लगे। इस जनजाति में महिलाओं पर बहुत अत्याचार होता है।
उन्हें अपना भावी साथी चुनने की भी अनुमति नहीं है। इस जनजाति के पुरुषों को अधिक सम्मान और अधिक अवसर दिए जाते हैं। महिलाओं को शिकारी बनने का मौका भी नहीं दिया जाता। जनजाति के नेता की अनुमति के बिना इस गांव की महिलाएं इस गांव से बाहर भी नहीं जा सकती। यह जनजाति वास्तव में उनके लिए एक पिंजरा थी। लकड़ी के घर की छत से विकास ने सोनतार और आरा के बीच की बातचीत देखी। उसे रोता देख विकास को अच्छा नहीं लगा। उसे आंसू बहाते देख उसे बहुत बुरा लगा। वह वहां जाकर उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन वह नहीं जा सका। काम पर वापस जाने का समय आ गया है। इसके बाद विकास लकड़ी के घर की छत से गायब हो गया। कुछ घंटे बाद, क्या तुम्हें मजा आया? वासु ने पूछा। मैंने खूब आनंद उठाया। यहां आराम है। काश इस जगह पर कोई गर्म पानी का झरना होता, तब सब कुछ बढ़िया होता। गर्म पानी का झरना? वैसे तो इस द्वीप पर एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं भी गर्म पानी का झरना मिल सकता है। ऐसे में कृत्रिम गर्म पानी का झरना बनाने का विकल्प ही बचता है। मैंने पहले कभी किसी को कृत्रिम गर्म पानी का झरना बनाते हुए नहीं सुना। यह संभव है। मेरी रक्त रेखा मुझे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की शक्ति देती है। अगर मैं पानी को गर्म करने के लिए मन पत्थरों पर चलने वाले नए ऋण जादू का आविष्कार करने में कामयाब हो गया, तो गर्म पानी का झरना बनाना संभव है। वासु जितना अधिक बोलता गया, उसके दिमाग में उतने ही अधिक विचार आते गए। कभी कभी मैं यह भूल जाता हूं कि आप इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रून मास्टरों में से एक हैं। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। क्या आप हर समय बहुत व्यस्त नहीं रहते? आपके पास इतना महत्वहीन काम करने का समय कैसे होगा? एलिसिया ने मजाकिया लहजे में पूछा। यह सुनकर वासु असहाय होकर मुस्कुराया। उसे यह भी एहसास हुआ कि अपने काम की वजह से वह एलिसिया और रिया की उपेक्षा कर रहा है। यह बात एलिसिया के लिए विशेष रूप से सच थी, क्योंकि उसे भी काम करना था। दुनिया की सबसे अमीर व्यापारी होने का मतलब था कि उसके पास भी ढेर सारा काम था। अवनी को कम से कम उसके साथ कुछ समय बिताने का मौका तो मिलता ही है, जब वे साथ सोते हैं और रात में व्यायाम करते हैं। यही कारण है कि जब से वह लौटा है, वह हर चीज को संतुलित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वह अवनी और रिया के साथ अधिक समय बिताना चाहता है। दोनों लड़कियों ने उसके लिए बहुत त्याग किया है। यह उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। सम्राट होने से पहले उसका परिवार और उसकी महिलाएं पहले आती हैं। तुम्हारे लिए मेरी प्रिय, मेरे पास हमेशा समय रहता है। यह सुनकर धन की देवी खुशी से मुस्कुराई। चलो इस द्वीप पर एक बड़ी हवेली बनाते हैं। हमारी हवेली द्वीप के दूसरी तरफ होगी, इस गांव से बहुत दूर, ताकि न केवल आप और मैं बल्कि दूसरे लोग भी यहां आकर आनंद ले सकें। वह एक अच्छा विचार है। बातचीत करते हुए दोनों ब्लैकबर्न गांव लौट आए। अब तक इको डोमिनियन सम्राट एडम और उसके प्रधानमंत्री के साथ आ चुके हैं। शुभ दोपहर महाराज। मैं सोच रहा था कि मैं इस द्वीप पर सबसे पहले पहुंच गया हूं। डैक्स्टन बैठक से 1 घंटे पहले पहुंचा, क्योंकि वह जनजाति के नेता से बात करने की योजना बना रहा था। चूंकि वह यहां था, इसलिए इस जनजाति के साथ साथ अन्य 5 आइस एल्वेन जनजातियों के सामने चल रही समस्या को हल करना बेहतर होगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वासु 2 घंटे पहले ही यहां पहुंच चुका था। शुभ दोपहर। मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न इस समय को अपनी खूबसूरत मंगेतर के साथ इस द्वीप पर घूमने में बिताया जाए। यह सुनकर विकास की दाहिनी आंख फड़क उठी। इन दिनों महामहिम का सारा काम मेरे कंधों पर आ गया है। कभी कभी विकास इतना व्यस्त रहता है कि उसे खाना खाने या सोने के लिए अपने शयन कक्ष में जाने का भी समय नहीं मिल पाता। डेक्स्टन ने एक भौं उठाई और बहुत ही आकर्षक पन्ना जैसी आंखों वाली काले बालों वाली लड़की को देखा। उसने एक घूंघट पहना हुआ था जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। फिर डेक्स्टन ने एडम की ओर देखा
कि क्या वह उसके बारे में जानता है, और उसके शांत और जानकार चेहरे से यह स्पष्ट था कि एडम इस लड़की के बारे में जानता था। दोनों की पहले भी मुलाकात हुई होगी। शुभ दोपहर पिताजी, मुझे आशा है कि आप अच्छे स्वास्थ्य में होंगे। एलिसिया विनम्रता से एडम के पास गई और फिर एक अच्छी बेटी की तरह उसका अभिवादन किया। एलिसिया, लगता है कि तुम आखिरकार ब्रेक ले रही हो। यह अच्छा है। तुम्हें बीच बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए, नहीं तो तुम मानसिक रूप से थक जाओगी। एडम सच में एलिसिया के बारे में बहुत चिंतित लग रहा था। उन्हें बातचीत करते देख डेक्स्टन और उसके प्रधानमंत्री को लगा जैसे एडम अपनी असली बेटी से मिल चुका है। इससे डेक्स्टन को यह अनुमान पुख्ता हो गया कि एडम पहले एलिसिया से मिल चुका है। वह उग्रसेन साम्राज्य का दौरा करते समय उससे मिला होगा। डेक्स्टन ने मन ही मन सोचा। चिंता मत करो पिताजी, अब से मैं ऐसा करने की योजना बना रहा हूं। यह सुनकर अच्छा लगा। अवनी और अन्य लोग कैसे हैं? एडम को अपने क्षेत्र में लौटे हुए सिर्फ 3 या 4 दिन हुए हैं, और इन 3-4 दिनों में बहुत कुछ हुआ था। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड नष्ट हो गया, एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया और स्तारिन साम्राज्य ने जीत भी हासिल की। अवनी ठीक है, वह इलाज पर शोध करने में व्यस्त है। अन्य लोग ठीक हैं। पिताजी, आपको मां के साथ हमसे मिलना चाहिए। आखिरकार पिछली बार आप स्तारिन साम्राज्य में अपने प्रवास का आनंद नहीं ले पाए थे। पिछली बार पिता और पुत्र दोनों एक जमे हुए विश्व के अंदर फंस गए थे, जहां उन्हें कई अलग अलग परीक्षणों से गुजरना पड़ा और एक भयानक राक्षस से लड़ना पड़ा। मेरी बेटी, मैं अभी नहीं आ सकता। एक बार यह मीटिंग खत्म हो जाए तो मुझे लगता है कि अगले 2 महीने मैं बहुत व्यस्त हो जाऊंगा। शायद उसके बाद मैं आने के लिए कुछ समय निकाल पाऊं। तुम सब मेरे महल में आकर रह सकती हो। मेरे महल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। यह सुनकर एलिसिया मुस्कुराई। एडम उसके और रिया के लिए वाकई बहुत अच्छा रहा है। एलिसिया भी एडम का लगभग एक असली पिता की तरह सम्मान करती है। यह बात तुम्हारे लिए भी लागू होती है वासु। जब मेरे पास समय होगा तो मैं आपसे मिलने आऊंगा। बेटे, भले ही तुम इस महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के सम्राट हो, अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी किसी भी बेटी के साथ गलत व्यवहार किया है तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। यह सुनकर वासु मुस्कुराया। वह बहुत खुश था कि अवनी के माता पिता ने रिया, एलिसिया और लारा को स्वीकार कर लिया। अब वे उन्हें अपनी बेटियों की तरह मानते हैं। मेरी बेटी, अगर यह आदमी तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताने में संकोच मत करना, ठीक है? वासु को शरारती नजर से देखते हुए एलिसिया ने आत्मविश्वास से अपना सिर हिलाया। मैं हस्तक्षेप करना नहीं चाहता, लेकिन तभी एडम, एलिसिया और वासु को डेक्स्टन और उसके प्रधानमंत्री के बारे में याद आया। माफ करना, मैं भूल गया। एडम ने हंसते हुए अपना सिर खुजलाया। जवाब में डेक्स्टन की दाहिनी आंख फड़क उठी। देर से परिचय कराने के लिए मुझे माफ करें। यह मेरी दूसरी मंगेतर है, उसका नाम एलिसिया है। वासु ने एलिसिया की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ नहीं बताया। यह तय हुआ कि देवी की पहचान जनता से गुप्त रखी जाएगी। वासु को यकीन नहीं है कि अगर डेक्स्टन को पता चलेगा कि धन की देवी और प्रकृति की देवी उसकी दूसरी और तीसरी भावी पत्नियां हैं, तो उसे कैसा लगेगा। डेक्स्टन ने भी इस बात पर गौर किया। चूंकि वासु एलिसिया के परिवार का नाम और पृष्ठभूमि गुप्त रख रहा था, इसलिए उसने इसके बारे में नहीं पूछा। वह वासु के रहस्य का सम्मान करता था। आखिरकार उसे अपना हर रहस्य बताने की बाध्यता नहीं थी। हर आदमी का अपना रहस्य होता है। नमस्ते, एलिसिया ने विनम्रता से डेक्स्टन को झुककर प्रणाम किया। डेक्स्टन ने जवाब में अपना सिर हिलाया। महामहिम एडियन दयानंद और उनके साथी आ चुके हैं। सबका ध्यान हेफेस्टस राज्य के राजा पर गया। कमर पर तलवार लटकाए वह आत्मविश्वास से अपने सहयोगियों की ओर बढ़ रहा था।
शुभ दोपहर सज्जनों। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों इतनी जल्दी आ जाएंगे, और यहां मुझे लगा कि मैं जल्दी आ गया हूं। इस डर से कि वह मीटिंग के लिए देर से पहुंचेगा, एडियन और एंटोरेज 1 घंटा पहले आ गए। ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह से सार्थक था, क्योंकि उसके दोनों अन्य सहयोगी पहले से ही यहां थे। जल्द ही दोनों सम्राट और एक राजा आपस में बात करते हुए पाए गए। वासु ने अवनी का परिचय एडियन दयानंद से कराया। परिचय के बाद उन तीनों ने बैठने के लिए एक जगह ढूंढी और आगामी बैठक के बारे में गंभीर बातचीत की। प्रधानमंत्री भी साथ गए। दृश्य परिवर्तन। 1 घंटे में मीटिंग शुरू हो जाएगी। इस मीटिंग में हम फायदे में हैं। मैंने उन चीजों की एक सूची तैयार की है जो मैं ऑरेकल अलायंस और उसके सदस्यों से मांगना चाहता हूं। चूंकि तुम दोनों ने मेरी मदद की है, इसलिए बेशक मैं मुआवजे का कुछ हिस्सा तुम दोनों के साथ बांटने जा रहा हूं। यह सुनकर डैक्स्टन और एडियन दोनों को थोड़ा लालच भी हुआ और खुशी भी। वासु, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप क्या जोड़ना चाहेंगे? वासु ने उत्सुकता से पूछा। चूंकि प्रतिद्वंद्वी ने आत्मसमर्पण कर दिया है, इसलिए ऑरेकल अलायंस को वासु और उसके सहयोगियों को मुआवजा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुआवजा जमीन, पैसे, गुलाम, साधना की तकनीक, कौशल पुस्तकें, कलाकृतियां या किसी भी मूल्यवान चीज के रूप में हो सकता है जो ऑरेकल अलायंस के नियंत्रण में हो। वासु, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप क्या जोड़ना चाहेंगे? वासु ने उत्सुकता से पूछा। पिछले कई दशकों से मेरा साम्राज्य अन्ना मारिया आइसलैंड के नियंत्रण को लेकर मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य के साथ संघर्ष कर रहा है। मुझे 7 द्वीपों के साथ समझौता करने के लिए मजबूर किया गया था और अन्य 7 द्वीपों को मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य द्वारा जबरदस्ती छीन लिया गया था। मैं अन्ना मारिया आइसलैंड पर पूर्ण नियंत्रण चाहता हूं। डेक्स्टन ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। अन्ना मारिया आइसलैंड इको डोमिनियन साम्राज्य के लिए एक अच्छा स्थान था। अन्ना मारिया आइसलैंड का उपयोग करके इको डोमिनियन साम्राज्य समुद्र से मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य पर हमला करने में सक्षम होगा। इसके अलावा अगर अन्ना मारिया आइसलैंड डैक्सटन के हाथों में है, तो कोई भी इस स्थान का उपयोग उसके साम्राज्य में आने वाले विदेशी जहाजों को रोकने के लिए नहीं कर सकता। चूंकि हम अन्ना मारिया आइसलैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। एलिसिया के साथ पूरे द्वीप का दौरा करने के बाद वासु के पास इस द्वीप के लिए कुछ योजनाएं थीं। क्या है? डेक्स्टन ने उत्सुकता से पूछा। एडियन भी बहुत उत्सुक लग रहा था। वह भी जानना चाहता था कि वासु क्या चाहता है। यह तो एक अनुरोध जैसा है। चलो, मैं तुम्हारा अनुरोध पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस युद्ध ने डैक्स्टन को उग्रसेन साम्राज्य की शक्तियों से परिचित करा दिया था। उग्रसेन साम्राज्य का सहयोगी होने से उसके साम्राज्य को अनंत लाभ और राजनीतिक शक्तियां ही मिलेंगी। मुझे यह द्वीप चाहिए। वासु जानता था कि अगर डैक्स्टन ने उसकी मांग पूरी कर दी तो भविष्य में वह उसका अरणी हो जाएगा, और वासु इस विचार से पूरी तरह सहमत था। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्यों? डैक्स्टन उत्सुक था। मेरे मंगेतर को यह जगह पसंद है, और हां, वासु को भी यह द्वीप पसंद है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस बिंदु से आगे यह द्वीप स्टारिन साम्राज्य का होगा। इको डोमिनियन साम्राज्य का इस द्वीप पर कोई दावा नहीं होगा। धन्यवाद। डेक्सटन ने अपना सिर हिलाया। दृश्य परिवर्तन। लिविंग रूम में ऑरेकल अलायंस के सदस्य, स्टारिन सम्राट, इको डोमिनियन सम्राट और हेफेस्टस किंगडम के राजा सभी सोफे और कुर्सियों पर बैठे थे। विडंबना यह है कि यह पहली बार था जब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की सभी 8 प्रमुख शक्तियां एक बैठक के लिए एकत्र हुई थीं, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इकोनेक्सस साम्राज्य को दूसरे क्षेत्र के साम्राज्य के साथ उलझना पड़ा।
आप सभी को इस छोटे से द्वीप पर पाकर मैं और मेरी जनजाति गौरवान्वित हैं। सबसे पहले, अगर यह आपके मानक के अनुरूप नहीं है तो मैं माफी चाहता हूं। सैम ने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए अपना सिर झुकाया। अंदर से वह बेहद घबराया हुआ था। अगर कुछ भी गलत हुआ तो यह पूरा द्वीप कुछ ही सेकंड में नष्ट हो सकता था। इस कमरे में बैठे प्रत्येक व्यक्ति के पास अपार राजनीतिक और सैन्य शक्तियां थीं। उनकी मौजूदगी में सैम बेहद घबरा जाता था। जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू से ही बताया था, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमने यह स्थान चुना है। अगर कुछ है तो वह हम ही हैं जो अपनी मौजूदगी से तुम पर और तुम्हारे कबीले पर बोझ डाल रहे हैं। वासु बीच में बैठा था। एलिसिया उसके दाईं ओर बैठी थी और विकास बाईं ओर। अगर और कुछ नहीं है तो आप बाहर जा सकते हैं और हम इस मीटिंग को शुरू कर सकते हैं। परेशान स्वर में रजत ने जनजाति के नेता को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। सैम ने अपना सिर हिलाया और फिर वहां मौजूद 2 अन्य आइस एल्व्स के साथ कमरे से बाहर चला गया। रजत के लहजे से कोई भी आसानी से बता सकता है कि इको नेक्सस सम्राट बहुत परेशान और नाखुश है। वासु के विपरीत, जो बहुत शांत और शांत है, रजत अधीर दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह इस मीटिंग के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता। सैम के जाने के बाद रजत ने सीधे वासु की ओर देखा और पूछा, मुझे बताओ कि तुम और तुम्हारे सहयोगी क्या चाहते हैं? वासु ने जो कुछ भी किया, उसके बाद रजत को वासु से सबसे ज्यादा नफरत होने लगी। वह वासु के साथ एक ही कमरे में नहीं बैठना चाहता था। डेक्स्टन और एडन वासु की ओर मुड़े। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। यह मामला उग्रसेन साम्राज्य और इको नेक्सस साम्राज्य के बीच शुरू हुआ था। दोनों सम्राट इस युद्ध में प्रमुख शक्तिधारक थे और इसलिए उन्हें बोलने का अधिकार था, जबकि अन्य लोग सुनते थे। आप बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं महाराज, और मैं सबके साथ लंच करने के बारे में सोच रहा था। रजत के विपरीत, वासु पूरी तरह से शांत, संयमित और संयमित था। मुझे ऐसी बकवास नहीं चाहिए। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? चूंकि आप इतने अधीर हो रहे हैं तो मेरे प्रधानमंत्री आपको बताएं कि हम ओरेकल अलायंस से क्या चाहते हैं। प्रधानमंत्री फिलिप ने मन ही मन सोचा, यह आ रहा है। वह बस यही प्रार्थना कर सकते थे कि विरोधी पक्ष बहुत ज्यादा मांग न करे। वासु ने विकास की ओर देखा और सिर हिलाया। विकास ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक सुनहरा स्क्रॉल निकाला। इस बीच ओरेकल अलायंस के सदस्य और खुद रजत उस रहस्यमयी महिला की पहचान के बारे में उत्सुक थे जो वासु के बगल में बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि वासु इस महिला के बहुत करीब था, इसलिए यह बहुत संभव था कि यह महिला वासु की पत्नी थी। लेकिन जहां तक उन्हें पता था, वासु की सगाई अद्विक एडम की बेटी से हुई थी, जो कीमिया की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। भले ही उनके पास सवाल थे, लेकिन किसी ने अपने अभिमान के कारण कुछ नहीं पूछा। इस्तारिन साम्राज्य और उसके सहयोगी ओरेकल अलायंस के आत्मसमर्पण को स्वीकार करेंगे यदि केवल ओरेकल अलायंस निम्नलिखित करने के लिए सहमत हो। सबसे पहले, मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर अन्ना मारिया आइसलैंड को इको डोमिनियन एम्पायर को दे देगा। मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर या ओरेकल अलायंस के किसी भी सदस्य को अन्ना मारिया आइसलैंड के आसपास कोई सैन्य अभ्यास करने का कोई अधिकार नहीं होगा। अगर मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर या ओरेकल अलायंस के किसी भी सदस्य के सैनिक या जासूस अन्ना मारिया आइसलैंड के आसपास पाए जाते हैं, तो इसे इको डोमिनियन एम्पायर और उसके सहयोगियों के लिए खतरे के रूप में देखा जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इको डोमिनियन एम्पायर और उसके सहयोगी तुरंत मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यह सुनकर मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर ने आसानी से सहमति दे दी और इन शर्तों से उसे कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि अन्ना मारिया आइसलैंड मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के लिए मूल्यवान संपत्ति थे।
लेकिन शेष 7 द्वीपों को छोड़ना अभी भी सम्राट की राय में स्वीकार्य था। मैं सहमत हूं। रहस्यवादी वसंत सम्राट आसानी से सहमत हो गया। अगला, इकोनेक्सस साम्राज्य ओबी द्वीपों का स्वामित्व उग्रसेन साम्राज्य को दे देगा। इकोनेक्सस साम्राज्य को ओबी द्वीपों के पास कोई सैन्य अभ्यास करने का कोई अधिकार नहीं होगा। अगर इकोनेक्सस साम्राज्य के किसी भी सैनिक या जासूस या सेना से कोई भी व्यक्ति या ऑरेकल एलायंस का कोई भी सदस्य ओबी द्वीपों के पास पाया जाता है, तो इसे उग्रसेन साम्राज्य और उसके सहयोगियों के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उग्रसेन साम्राज्य और उसके सहयोगी तुरंत इकोनेक्सस साम्राज्य के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। विकास के अपने शब्द समाप्त करने के बाद सभी की नजरें रजत पर टिकी थीं। ओबी द्वीप अन्ना मारिया आइसलैंड की तरह सिर्फ छोटे द्वीप नहीं थे। ओबी द्वीप क्वींसटाउन साम्राज्य के मुख्य भूमि क्षेत्र के लगभग बराबर बड़े थे। ओबी द्वीपों का स्वामित्व छोड़ना इकोनेक्सस साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। ओबी द्वीप उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का सबसे बड़ा द्वीप है। ओबी द्वीप 2 द्वीप हैं, एक बड़ा द्वीप और दूसरा बहुत छोटा द्वीप। दूसरा द्वीप एल्डोरिया द्वीप से थोड़ा बड़ा है। दोनों द्वीपों को अक्सर एक बड़ा द्वीप माना जाता है, क्योंकि दोनों द्वीपों के बीच की दूरी वास्तव में बहुत कम है। कोई भी व्यक्ति तैरकर छोटे ओबी द्वीप पर जा सकता है। ओबी द्वीप अपने आश्चर्यजनक प्राकृतिक परिदृश्य, अनूठी संस्कृति और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाने जाते हैं। ओबी द्वीप अपने मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी विशेषता विशाल खुली जगहें, लुढ़कती पहाड़ियां और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ हैं। ओबी द्वीप में मुख्य भूमि के बाकी हिस्सों की तुलना में ठंडी जलवायु का अनुभव होता है। सर्दियां लंबी और ठंडी होती हैं और भारी बर्फबारी होती है। गर्मियां हल्की और अधिक आरामदायक होती हैं और अपने सुखद तापमान और सुंदर फूलों के खेतों के कारण यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। ओबी द्वीप सुंदर लैवेंडर के खेतों का घर है। लैवेंडर जून के अंत से अगस्त की शुरुआत तक खिलता है, जिससे एक आश्चर्यजनक बैंगनी परिदृश्य बनता है जो कई आगंतुकों को आकर्षित करता है। ओबी द्वीप जादुई वन्य जीवों की समृद्ध विविधता समेटे हुए है। यहाँ जादुई भूरे भालू, जादुई हिरण, जादुई लोमड़ी और विभिन्न जादुई पक्षी प्रजातियां हैं। ओबी द्वीप अपने गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है, जो पूरे द्वीप में फैले हुए हैं। ये गर्म झरने विश्राम और कायाकल्प प्रदान करते हैं। माना जाता है कि खनिज युक्त पानी में उपचार गुण होते हैं। ओबी द्वीप ध्रुव आयल महाद्वीप में सबसे बड़ी बौने आबादी का घर भी है। इकोनेक्सस साम्राज्य की सेना इतनी शक्तिशाली क्यों है, इसका एक बड़ा कारण बौने हैं, जो इकोनेक्सस साम्राज्य के लिए उच्च गुणवत्ता वाले हथियार और कवच बनाते हैं। ओबी द्वीप में दूसरी सबसे बड़ी सोने की खदान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओबी द्वीप में एक इथेरियम खदान भी है। पूरे ध्रुव आयल महाद्वीप में केवल इकोनेक्सस साम्राज्य के पास इथेरियम खदान है। इथेरियम पत्थर मैना पत्थरों से 10 गुना अधिक मूल्यवान है। इकोनेक्सस साम्राज्य ओबी द्वीप से निकाले गए इथेरियम और सोने को बेचकर अपना अधिकांश पैसा कमाता है। संक्षेप में कहें तो ओबी द्वीप इकोनेक्सस साम्राज्य के लिए बहुत मूल्यवान थे। दोनों द्वीप संसाधनों और खजानों से भरे हुए थे। ओबी द्वीपों को छोड़ने का मतलब होगा कि इकोनेक्सस साम्राज्य की जीडीपी 23.5% तक घटने वाली थी, और यह आसानी से स्वीकार्य नहीं था। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि अगर उग्रसेन साम्राज्य को ओबी द्वीप मिल जाते हैं तो इकोनेक्सस साम्राज्य 2 तरफ से घिर जाएगा। उग्रसेन साम्राज्य उत्तर पश्चिम से इकोनेक्सस साम्राज्य पर हमला करने में सक्षम होगा, और इकोनेक्सस साम्राज्य के पास पहले से ही अपनी पूर्वी सीमाओं पर इको डोमिनियन साम्राज्य था। अगर फिर से युद्ध छिड़ता है
तो इस बार इकोनेक्सस साम्राज्य पर दो तरफ से हमला होगा। ओबी द्वीपों को छोड़ देना वैसा ही होगा जैसे किसी दुश्मन को अपने घर के बगल में रहने देना। असंभव। मैं ओबी द्वीप को किसी भी तरह नहीं छोड़ सकता। रजत ने तुरंत मना कर दिया। ओबी द्वीप बहुत मूल्यवान थे। तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। वासु की ठंडी लाल आंखों से मिलते ही रजत डर से थोड़ा कांप उठा। उसे डर लगा। उसके पास नजरें फेरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम्हें और क्या चाहिए? रजत ने पूछा। रजत पर नजर रखते हुए वासु ने विकास को पढ़ते रहने का संकेत दिया। मेथिया साम्राज्य कैटालिना द्वीप समूह का स्वामित्व हेफेस्टस साम्राज्य को दे देगा। अगर मेथिया साम्राज्य के कोई सैनिक या जासूस या ऑनरेकल अलायंस का कोई सदस्य कैटालिना द्वीप समूह के पास पाया जाता है तो इसे हेफेस्टस साम्राज्य और उसके सहयोगियों के लिए खतरा माना जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हेफेस्टस साम्राज्य और उसके सहयोगी तुरंत मेथिया साम्राज्य के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यह सुनकर एडियन और उसके प्रधानमंत्री को बहुत आश्चर्य हुआ। आखिर हेफेस्टस साम्राज्य ने इस युद्ध में ज्यादा मदद नहीं की थी। यह उग्रसेन सैनिक और वासु ही थे जिन्होंने उसके साम्राज्य की रक्षा की और युद्ध भी जीता। कुछ भी हो, उसके सैनिक सभी के लिए बोझ की तरह थे और उनकी प्रगति में बाधा डाल रहे थे। इसके लिए एडियन को बहुत शर्म आती है। एडियन को लगा कि उसने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। उग्रसेन साम्राज्य का साथ देने के बदले में वह अपने राज्य के पुनर्निर्माण और सभी कचरे से छुटकारा पाने में वासु की मदद चाहता था। वासु के माध्यम से वह पूरे राज्य में व्यवस्था को फिर से स्थापित करने की उम्मीद करता था। कैटालिना द्वीप। मेथिया सम्राट आश्चर्यचकित था। जिस तरह ओबी द्वीप इकोनेक्सस साम्राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरह कैटालिना द्वीप भी मेथिया साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण थे। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का मध्य भाग कई कारणों से बहुत गर्म और शुष्क था। चूंकि मेथिया साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के केंद्र में था, इसलिए मेथिया साम्राज्य के पास बहुत उपजाऊ भूमि नहीं थी। साम्राज्य की लगभग 20 से 30% खाद्य जरूरतें कैटालिना द्वीपों से पूरी होती थीं, जहां उपजाऊ मिट्टी और चावल उगाने के लिए बहुत उपयुक्त परिस्थितियां थीं। महामहिम, पूरे सम्मान के साथ कैटालिना द्वीप को छोड़ना मेरे साम्राज्य का अंत होगा। हमें गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने वाली हैं और लाखों लोग भूख से मरेंगे। कैटालिना द्वीप को छोड़ना मेरे और मेरे लोगों के लिए कोई विकल्प नहीं है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।